हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C2 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आपने इतनी सारी वीडियोस देखी है मेरी, तो आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस होती है, इस दौरान जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना, वो जो होता है उसमें कार्बन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं C2 साइकिल। अब बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन क्रिया। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, बट फोटो का मतलब क्या है? लाइट का है, यानी प्रकाश की ऊर्जा से है। ठीक है, जब पौधे प्रकाश ऊर्जा का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पौधों में जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, उस दौरान जो ऊर्जा बनती है ना, वो इस प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। ठीक है, वैसे पौधे जो होते हैं वो डार्क रेस्पिरेशन भी करते हैं, यानी कि बिना प्रकाश की उपस्थिति में भी रेस्पिरेशन करते हैं। बट अगर प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो उसको वेस्ट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जो होता है पौधों की मोस्टली ऊर्जा जो होती है वो खर्च हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग हैं, कोई भी छोटा से छोटा जीव क्यों ना हो, हर एक में रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो है ये कहता है दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। अब ऑक्सीडेटिव का मतलब यहाँ पर है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो होता है O2 का क्या होता है? एडिशन होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर O2 जुड़ता है, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कही गई है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक का मतलब यहाँ पर है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, सेम उसी तरह यहाँ पर दिन के समय क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रोसेस देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो एनर्जी होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है ना, वो भी यहाँ पर यूटिलाइज कर ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कहाँ पर है। तो दिस साइकिल अकर इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 3 सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। एक तो क्लोरोप्लास्ट है जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है, पेरोक्सिसोम जो तो वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, बट तीनों में मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया इन तीनों मेम्ब्रेन, यानी कि तीनों जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ही पाई जाती हैं। तो यानी कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक यानी कि हायर प्लांट में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे। मैं आपको सबसे पहले एक बार इस रिएक्शन को मतलब डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, फिर मैं थ्योरी पर आऊँगी, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरोक्सिसोम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते हैं, बंद होते हैं, 2 चीज़ होती है ना। जब स्टोमेटा ओपन होंगे, तो ओपन जब होते हैं तो एनवायरनमेंट में जो CO2 गैस होती है ना, वो स्टोमेटा के अंदर यानी कि लीव्स के अंदर गार्ड सेल में चली जाती है। ठीक है, और जो यहाँ पर O2 बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होगा? स्टोमेटा के ओपन होते ही O2 क्या होगा? बाहर चला जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है? वाटर वेपर भी बाहर चला जाता है। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा जब ओपन होता है। बट अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाए, ठीक है, अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो क्या होगा? तो जो ये CO2 है ना, वो एनवायरनमेंट के अंदर बाहर जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो O2 अंदर बन गया ना, वो बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, ये लगभग कब होती है? जब स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो CO2 है वो अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो O2 बन चुका है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, O2 का जो कंसनट्रेशन होता है वो इसके अंदर क्या होता है? लीव्स के अंदर बढ़ जाता है, और CO2 का कंसनट्रेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको रुबिस्को एंजाइम दिख रहा होगा RuBisCO, ठीक है, यानी कि राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये CO2 के साथ भी बाइंड होता है और O2 के साथ भी बाइंड करने में हेल्प करता है। किसको? RuBP को हेल्प करता है बाइंड करने में। ठीक है, RuBP क्या होता है? राइबोलेज 1,5 बाईफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है। ये जो होता है इसको हेल्प करेगा कौन? रुबिस्को एंजाइम हेल्प करेगा O2 के साथ भी रिएक्शन करने में और CO2 के साथ भी रिएक्शन करने में। ठीक, अब बात आती है किसके साथ रिएक्शन ये ज़्यादा करेगा? तो जिसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा ना, रिएक्शन भी उसी के साथ ये मतलब पहले करेगा और ज़्यादा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है ना, तो CO2 का कंसनट्रेशन जो होता है वो घट जाता है इसके अंदर, और O2 का कंसनट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, राइबोलोज बाईफॉस्फेट जो होता है वो O2 से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर O2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं C2 साइकिल। बट अगर O2 की कंपेयर में CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा, यानी कि स्टोमेटा अगर ओपन है तो CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं केल्विन साइकिल या फिर
C3 साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए साथ में दोनों चीज़ दिया गया है, दोनों कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, ठीक। लेकिन हम बात करें C2 की तो मैं सिर्फ फोकस करूँगी C2 के ऊपर। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, कंसंट्रेशन यहाँ पर O2 का ज़्यादा है क्योंकि स्टोमेटा बंद है। ये क्या करेगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होता है रिबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्शन करेगा और किस में चेंज होगा, 2PG में, यानी कि फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज हो जाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है और यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम जो होता है वो क्या है, C2 रिएक्शन, ठीक है। अब ये 2PG जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्लाइकोलेट में, ठीक। ग्लाइकोलेट में चेंज होने के बाद ये ग्लाइकोलेट कहाँ पहुँच जाएगा, पेरोक्सिसोम के अंदर पहुँच जाता है। पेरोक्सिसोम में जाते ही क्या करेगा, ये ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट के साथ साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पेरोक्सिसोम के अंदर जो ग्लाइकोलेट होता है ये ग्लाइऑक्सिलेट तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है, यानी कि H2O2 भी बनाएगा, ठीक। उसको बनाने के बाद ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है वो चेंज हो जाता है ग्लाइसिन में, ठीक है। ये सभी के सभी कितने हैं, 2 कार्बन वाले, ग्लाइऑक्सिलेट है, ग्लाइकोलेट है, ग्लाइसिन, सभी के सभी 2 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, ठीक है। ग्लाइसिन में चेंज हो गया। अब ग्लाइसिन में चेंज होने के बाद ग्लाइसिन कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि बना लेता है सीरीन। सीरीन जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये चीज़ ध्यान रखेगा, ठीक है। सीरीन में चेंज हो जाता है, यानी कि सीरीन बना लेता है और बनाने के बाद क्या करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा, साथ में अमोनिया गैस रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितनी स्टेप कैसे कैसे होती है, आई थिंक आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग इसके बारे में। अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर ये सीरीन बन जाता है ना, सीरीन क्या करेगा, फिर से कहाँ पहुँच जाता है, फिर से ये पहुँच जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर, ठीक है। यही चीज़ जैसे साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर से यहाँ से पहुँच के फिर यहाँ पहुँचेगी, सेम वही है, ठीक है। तभी इसको साइकिल कहा गया, ठीक है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर फिर से एंड हो जाता है। तो सीरीन क्या करेगा, फिर से पहुँच जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम के अंदर जब ये जाएगा ना तो ये क्या कर लेता है, ग्लिसरेट बना लेता है, ठीक है। ग्लिसरेट बनाने के बाद ग्लिसरेट कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते ही क्या होता है, यहाँ पर होता है ATP। ATP जो होता है एक फॉस्फेट निकलता है और किस में चेंज हो जाता है, ADP के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो फॉस्फेट यहाँ पर निकलता है ना, इस फॉस्फेट का यूज़ करता है ग्लिसरेट और चेंज किस में हो जाता है, 3PG में, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये बना लेगा राइबोलोज, यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट में फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, C2 साइकिल ऐसे देखने को मिलती है। अब आते हैं थ्योरी पर, आपको थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का समझ में आएगा वो क्लियर हो जाएगा, फिर मैं दूसरे डायग्राम से भी इसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फोटो रेस्पिरेशन इज़ द वेस्टफुल प्रोसेस, यानी कि क्या होती है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी किसी काम की प्रोसेस नहीं होती, विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाई प्लांट, यानी कि जो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, CO2 का लॉस होता है। इट अकर्स ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फाउंड इन C3 प्लांट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसका यूज़ किस में हो जाता है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़, यानी कि जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम क्या कर देता है, RUBP को, यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए। जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है ना वो O2 को किसके साथ, RUBP के साथ बाइंड कराने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो राइबोलोज एंजाइम ये एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन C2 साइकिल, यानी कि C2 साइकिल में फॉलोइंग स्टेप होते हैं। बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्ट होता है, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया है। क्या होगा, RUBP यानी कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो होता है वो O2 के साथ बाइंड हो जाता है ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजनेज क्या होता है, O2 को राइबोलोज के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, कहीं कहीं ग्लाइकोलेट भी आपको मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, इसको ग्लाइकोलेट भी कह सकते हैं। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा बाई लॉस ऑफ फॉस्फेट। अभी क्या होगा, ग्लाइकोलिक एसिड जो बन जाता है ना, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड यानी कि 3PGA, यही जो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो कि कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं C2 साइकिल, ठीक है। अब ये जो C2 साइकिल के दौरान बनता है ना 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, यहाँ से क्या होगा, फॉस्फेट का लॉस हो जाएगा। फॉस्फेट अगर लॉस होगा तो क्या बचा, सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड तो बनेगा ना, तो क्या बनेगा, सिर्फ बनेगा ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ग्लाइकोलेट। तो अभी चेंज हो जाता है ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ग्लाइकोलेट में चेंज हो जाएगा, ठीक। अभी जो ग्लाइकोलेट बनता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये ट्रांसफर होकर कहाँ पहुँच जाएगा, पेरोक्सिसोम के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक। फिर क्या होता है,
फास्फोग्लाइकोलिक एसिड इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच इज़ 2 कार्बन कंपाउंड, सो फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल। ये जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड होता है ना, यही क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है इस रिएक्शन का। इसी वजह से फोटो रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, C2 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर क्या बन गया, ग्लाइकोलेट बन चुका है, और ग्लाइकोलेट कहाँ पहुँच चुका है, पेरोक्सोसोम के अंदर। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की। यहाँ पे सेकंड स्टेप जो होता है वो पेरोक्सोसोम के अंदर होता है। यहाँ पर ग्लाइकोलेट आ चुका है। ग्लाइकोलेट क्या होगा, फॉर्म करेगा ग्लाई ऑक्जिलेट। ये ग्लाई ऑक्जिलेट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ग्लाई ऑक्जिलेट जो होता है वो चेंज किस में हो जाता है, ग्लाइसिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ग्लाइसिन बनने के बाद ग्लाइसिन कहाँ पहुँच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहुँच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्या होगा, हमारा स्टार्ट होता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्लाइसिन पहुँच चुका है। ठीक है, ग्लाइसिन भी 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये क्या करेगा, ये बना लेगा सीरीन, और साथ में चीज़ का लॉस करता है, CO2 गैस का और अमोनिया का लॉस करेगा। ठीक है, अभी जो ग्लाइसिन होता है, सॉरी हाँ ग्लाइसिन होता है वो किस में चेंज, सीरीन में चेंज होगा। सीरीन ध्यान रखिएगा, ये 3 कार्बन का कंपाउंड, जितने भी हमने पढ़े वो सबके सब 2 कार्बन कंपाउंड थे, बट सीरीन क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। सीरीन एंटर्स इनटू, अब क्या होगा, ये लास्ट में बन चुका सीरीन। ठीक, अब फिर से यही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट से रिएक्शन स्टार्ट हुई, कहाँ पहुँची, पेरोक्सोसोम में पहुंची। पेरोक्सोसोम से कहाँ पहुंचती है, लास्ट में पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब फिर से रिएक्शन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सोसोम, पेरोक्सोसोम से कहाँ पहुंचेगी रिएक्शन, पहुंच जाएगी क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फिर से रिवर्स होने वाली है रिएक्शन। ठीक, अब क्या है, पेरोक्सोसोम के अंदर सीरीन बन चुका है। अभी सीरीन जो होगा कहाँ पहुँच जाएगा, फिर से आ जाएगा पेरोक्सोसोम के अंदर, और पेरोक्सोसोम में पहुँचते ही क्या कर लेगा, फॉर्म हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना लेता है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट विद हेल्प ऑफ NADH+। अब देखो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनता कैसे सीरीन से, क्या होता है, यहाँ पर होता है NAD+। NAD+ जो होता है इसका हो जाता है रिडक्शन, ये हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है, किसमें चेंज हो जाएगा, NADH+ में, साथ ही साथ क्या बना लेगा, H+। ठीक है, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, जो H+ आयन होते हैं और NADH+ होता है, इसका यूज़ कर लेगा सीरीन, और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना लेता है। ठीक है, ये चीज़ आने का, फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट किस में चेंज होगा, ग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा। किसकी, उसमें चेंज होगा, ग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो ग्लिसरिक एसिड होता है इस साइकल्ड बैक टू क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्लिसरिक एसिड कहाँ पहुँच जाता है, पेरोक्सोसोम से पहुँच जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वहाँ पर क्या करेगा, ये ATP का यूज़ कर लेता है। कैसे यूज़ करता है, ATP जो होता है वो चेंज हो जाता है ADP में। ठीक है, ADP में चेंज हो जाएगा और एक फॉस्फेट रिलीज़ कर देगा। उस फॉस्फेट को कौन कैच कर लेगा, यानी कौन पकड़ लेता है, ग्लिसरिक एसिड, और किस में चेंज होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बन जाएगा वो कहाँ अब जाएगा, ये जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट यील्ड एनी फ्री एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, इस रिएक्शन के बाद में कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस 50% ऑफ फोटोसिंथेटिक पोटेंशियल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी बनती है ना, लगभग उसका 50% जो पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है ना, वो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस को हमने डायग्राम से भी समझा, थ्योरी से भी समझा, एक बार मैं फिर से दूसरे डायग्राम से समझा देती हूँ ताकि आपका पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अभी दूसरा डायग्राम जो है इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्यों है मैंने बता दिया है। अब ये O2 किसके द्वारा यूटिलाइज़ किया जाएगा, ये यूटिलाइज़ किया जाएगा राइबोलोज, यानी कि RUBP के द्वारा, जिसको कहते हैं राइबोलोज, ये P होगा, सॉरी, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। ये क्या करेगा, O2 के साथ बाइंड कर लेगा, किसकी प्रेजेंस में बाइंड होगा, ये रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ ऑक्सीजनेज के साथ। ठीक है, और क्या बना लेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट जो था वो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, और सबसे पहला ही प्रोडक्ट होता है स्टेबल। ठीक है, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है C2 साइकिल। ठीक, अब फास्फोग्लाइकोलेट जब बन जाता है ना, तो ये क्या कर देता है, फॉस्फेट का लॉस करेगा। फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ग्लाइकोलेट बचेगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ 2 चीज़ें बनी हैं, एक तो फास्फोग्लाइकोलेट, फिर यहाँ से आपको फॉस्फेट माइनस कर देना, फिर बचेगा ग्लाइकोलेट। सिंपल है रिएक्शन ना, बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ेगी, 2 बार रिवाइज करेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ पहुँच जाएगा, पेरोक्सोसोम में।
ठीक है। पेरोक्सिसोम में जब ये पहुंच जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा ये, वहाँ पर ये यूज़ करता है ऑक्सीजन का और क्या कर देगा, बना लेगा ग्लाइऑक्सिलेट। तो याद क्या करना है, ऑक्सीलेट किस में चेंज होगा, ग्लाइऑक्सिलेट में, साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है। जैसे पर से पेरोक्सिसोम, पर से हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड कहाँ बनता है, पेरोक्सिसोम में बनता है और क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ग्लाइकोलेट कहाँ क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीज़ें बनी थी, फास्फोग्लाइकोलेट और ग्लाइकोलेट, और वही दो चीज़ें पेरोक्सिसोम के अंदर बन रही है, एक तो ग्लाइऑक्सिलेट बन रहा है, दूसरा ग्लाइसिन बन रहा है। तो याद रखना है कि दो दो प्रोडक्ट हर ऑर्गेनेल्स के अंदर बने हैं। अब जो ग्लाइसिन बनता है ना, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पहुँच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पहुँचेगा ना तो ये चेंज हो जाता है, किसमें, सीरीन में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज कैसे होगा, देखो NADP जो होता है वो होता है सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्लांट पत्तियों के अंदर ये होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। अब ये क्या करेगा, रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, NADH और H+ आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्लाइसिन जो होगा इसका यूज़ कर लेता है और किस में चेंज हो जाता है, सीरीन में चेंज हो जाता है। ग्लाइसिन 2 कार्बन का कंपाउंड था, बट जो सीरीन होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे मेन यही आता है कि जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े सबके सब कितने कार्बन के थे, सिर्फ 2 कार्बन के थे, बट जो लास्ट में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है सीरीन, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ एक ही कंपाउंड बना, सीरीन, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो पेरोक्सिसोम के अंदर बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर CO2 का लॉस हो रहा है, साथ में अमोनिया का लॉस हो रहा है। ठीक, अब क्या होगी साइकिल, तो जाहिर सी बात है फिर से ये जहाँ से आई है वहीं पहुँचेगी। अब क्या होगी, सीरीन यहाँ बन चुकी है, अब सीरीन ये क्या करेगी, ये फिर से पहुँच जाएगी पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये पेरोक्सिसोम के अंदर जाती है तो क्या करती है, ये चेंज हो जाती है, यानी कि बना लेती है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। अब ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट बन के साथ ही साथ यहाँ पर जो NAD होता है ना, वो क्या कर देगा, खुद को रिड्यूस कर लेता है, सॉरी NADH जो होता है ये क्या कर लेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करता है, ये NAD+ बना लेता है। ठीक है, अब NAD+ जो बन जाता है ना, इसका यूज़ करता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट इसका यूज़ करने के बाद चेंज हो जाता है ग्लिसरेट में। ठीक है, अभी जब ग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा तो ग्लिसरेट कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी कि जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सीरीन बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो पेरोक्सिसोम होता उसके अंदर C2 साइकिल के दौरान भी 2 प्रोडक्ट बन रहे थे और इधर भी 2 बन रहे थे। ठीक है, पहले क्या ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, इधर क्या ग्लिसरेट और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर क्या, तो ग्लिसरेट जो बन गया ना, अब ग्लिसरेट पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़, यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट पहले बन रहे थे, 2 प्रोडक्ट बाद में भी बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, तो याद करने के समझने में बहुत आसानी होगी। तो ग्लिसरेट जब यहाँ पहुँचता तो क्या होता है, जो ATP होता है वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाता है ADP में, और जब ADP में चेंज होगा तो यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाता है। इस फॉस्फेट को कौन लेगा, ग्लिसरेट ले लेता है, और क्या करेगा, बाइंड हो जाता है फॉस्फेट के साथ, और क्या बन लेता है, फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, यानी कि फॉस्फेट ग्लिसरेट कह लीजिए या फिर इसको फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, यहाँ बन जाएगा फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो सीरीन से लेकर के जितने भी कंपाउंड बने हैं इधर लाइन से ना, वो सबके सब कितने हैं, 3 कार्बन वाले हैं, और इधर जो थे सीरीन से पहले वो सब कितने थे, 2 कार्बन वाले थे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये C3 साइकिल के दौरान होता है। अब 3PG जो होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर, यानी कि यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगी केल्विन की साइकिल। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अभी भी लग रहा है आपको किसी मतलब नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरी वीडियो में तो वो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको भी सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको भी ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।